तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बर्ड्स के टॉपिक में कि अब चलने का नाम पे यह नहीं है कि छोटा मोटा जल गया तो उसे चलना करेंगे। यदि उसके थोड़ा सीवियर लेवल पर जला के क्राइटेरिया रहते हैं कब हम उसको रेफ़र करेंगे हॉस्पिटल में, ये चीज़ें। उसके अलावा हम टाइप्स के बारे में बातचीत करेंगे और इसके अलावा उसमें मैनेजमेंट कैसे करेंगे एक तरीके से, कि तरीके से पहले बात पहचाना कि टाइप कौन सा भरना है और फिर उसका मैनेजमेंट करना है। ये पहली बात। तो फिर हम खोले बात छोटे मोटे जलने के नाम पर हॉस्पिटल तो जाते नहीं हैं। तो इस तरीके से किस क्या क्राइटेरिया रहता है कि इस तरीके से कि हम उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहली बात तो उसमें किस तरीके से, यदि खाली पार्शियल थिकनेस से इन्वॉल्व है बर्न में, तो कम से कम 10% ऑफ बॉडी एरिया इन्वॉल्व होना चाहिए। यदि फुल थिकनेस इन्वॉल्व है तो हम तो उसे भेज ही देते हैं। उसके अलावा कोई भी मान के चलिए 10% बॉडी सरफेस एरिया नहीं भी है, तो कोई भी बर्न यदि फेस पे हो रखा है, हमारे फुट पे है, जॉइंट पे है, जेनेटेलिया पे, खासकर इस तरीके से जो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन है वहाँ पे इस तरीके से कोई बर्न इन्वॉल्व है तो हम उसको रेफर करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। बाकी कि केमिकल के कारण चल गया है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण चला गया है, गिरने के कारण, तब तो हम छोटा मोटा एरिया भी होता है तब भी हम उसके लिए रेफर करते हैं। और उसके संग क्या इनहेलेशन इंजरी हो रखी है, क्योंकि मैंने बताया था एयरवे, हमारा ब्रीथिंग, ये सब पहले प्रोटेक्टिव होनी चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि यदि ये चीज़ हो रखी है, एयरवे में दिक्कत है, तब हम उसे रेफ़र करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, मतलब हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे। और उसके अलावा बर्न के संग अगर पास ट्रॉमा भी पेशेंट है, तब भी आपको इस तरीके से उसको रेफ़र करना पड़ेगा। ठीक है? यदि एल्डरली है तब भी आप रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वगैरह वीक रहती है, तो पेप्सिस वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि बर्न में सेप्सिस के लिए सेंसिटिव हो जाता है पेशेंट को, क्योंकि इस तरीके से हमारी इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी जाई जाती है बर्न के बाद। हाँ, ये तो इस प्रकार हमारा सिस्टम रहता है। क्यों रहता है ऐसा कि एक तरीके से बर्थ के बाद क्या होता है, हमारा एक तरीके से वेसोडाइलेशन होगा। मान के चलो अब जैसे सिम्टम क्या है कि बर्थ पे ये सब है, क्योंकि आगे देखिए एरिया जो है वो शरीर बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो गया है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो गया है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकलेगा एक तरीके से उसको ठंडा करने के लिए, तो जिससे करके कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा इस तरीके से। उसके अलावा क्या होगा, इसके कारण क्या है कि उसको क्या है कि डायलेशन देखने को मिलेगा, विसो डायलेशन कोई तरीके बहुत ज़्यादा फूड में तो विसो डायलेशन मिलेगा, जिसके कारण आपको हाइपोवॉल्यूमिया देखने को मिलता है और एडीमा देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल डेफिशिएंसी हो जाती है इस तरीके के बाद, तो इस तरीके से आपको सेप्सिस का खतरा देखने को मिलता है। और इस तरीके से जब भी हमने जीआईटी वगैरह की बात करेंगे, इस तरीके अल्सर की, तब बात करते हैं कि वेसोवेगल एक्टिविटी के कारण कुशिंग अल्सर होता है, और इस तरीके से हमारे बर्न के कारण बनता है, इस तरीके से कर्लिंग अल्सर बनता है गैस्ट्रिक म्यूकस में। ये चीज़ ठीक है। अब हम बात करते हैं तरीके से क्लासिफिकेशन और बर्थ के। इससे पहले पता होना चाहिए आपको एरिया कौन कौन से रहते हैं बर्थ के। बेस के लिए आपको एरिया रहते हैं वो 3 प्रकार के रहते हैं। एक तो आता है हमारा जोन ऑफ कोएगुलेशन, जहाँ पे जितनी भी सेल वगैरह होती है सारी की सारी मर गई होती है, और टिश्यू वगैरह जो है वो उसकी रिकवरी संभव नहीं है ये। फिर आता है हमारा जोन ऑफ स्टेसिस। जोन ऑफ स्टेसिस का मतलब है कि उसमें मिक्स एरिया होता है, जिसमें हमारे इस तरीके से क्या है, एक तरीके से जो सेल लिविंग सेल है वो भी प्रेजेंट होती है, और जो मर गई हैं सेल वो भी प्रेजेंट होती है ये। उसके बाद आता है हमारा जोन ऑफ हाइपरीमिया। हाइपरीमिया का क्या होता है इस तरीके से, जिसमें क्या है कि तरीके से वेसोडाइलेशन ही हुआ है, लेकिन कोई भी सेल वगैरह है वो मरी नहीं है ये। जी। तो अब क्या है, कोई भी हीलिंग वगैरह स्टार्ट होगी तो वो क्या जोन ऑफ हाइपरईमिया से स्टार्ट होगी और जोन ऑफ स्टेटिस से जाएगी। जोन ऑफ कोएगुलेशन कोई रिकवरी नहीं होती, चाहे कुछ भी ट्रीटमेंट कर लें उसमें रिकवरी संभव नहीं है। इसलिए जब भी हम क्या है कि इस तरीके से बर्न का ट्रीटमेंट देना होता है तो सीधे हम उसको टेम्परेचर के बहुत से नीचे नहीं आते, टेम्परेचर नीचे करते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली नॉर्मल टैप वाटर वगैरह से धोते हैं उसको। यदि कोई बर्न हो गया हो उसे हम इस तरीके से डायरेक्ट आइस वगैरह या इतनी कोल्ड वाटर उसमें नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि इस तरीके से मैं बताया था जोन ऑफ हाइपरीमिया में क्या हो रखा है, वेसोडाइलेशन होता है। वेसोडाइलेशन से क्या है, इस तरीके से ब्लड की सप्लाई ज़्यादा मिलती है इस तरीके से कंपेरेटिवली। तो उसमें क्या है कि यदि आप उसे सीधे दे देंगे तो इस तरीके से सीधे सीधे जो हमारा वेसोडाइलेशन बंद होकर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, और इस तरीके से जो ब्लड की सप्लाई है उस एरिया में प्रॉपर जो हमारे जोन ऑफ स्टेसिस था उसमें चली जाएगी, जिससे कारण क्या होता है हमारा इस तरीके से नेक्रोसिस है वो बढ़ जाएगा जोन ऑफ स्टेसिस में। ये आप समझिए। ठीक। अब बर्थ क्लासिफिकेशन की बात करके डेप्थ के आधार पर रहता है हमारा क्लासिफिकेशन, कौन कितने ज़्यादा नीचे जा सकता है। मैं जो आपसे पूछ सकता है इसमें कुछ पॉइंटों के अंतर पूछ सकता है, क्वेश्चन में बताऊंगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा, उसके आधार पर हम करेंगे।
तो उसमें आता है हमारा फर्स्ट डिग्री बर्न आता है। फर्स्ट डिग्री बर्न में खाली हमारी एपिडर्मिस इन्वॉल्व रहती है, कोई ब्लिस्टर नहीं बनता, कोई पेनफुल होता है। ये तरीके सारे सेंसेशन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों चीज़ नोट करना। कोई भी जैसे कोई भी मैं इस तरीके से टाइप बोल रहा हूँ तो उसमें इस तरीके का कोई याद रखना है क्या ब्लिस्टर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। रिकवरी कैसे हो रही है, जैसे उसमें रिकवरी विदाउट स्कार की रिकवरी हो जाती है, ब्लिस्टर नहीं बनते हैं। और उसके अलावा जो हमारा पेन सेंसेशन है वो भी क्या है कि इस तरीके से पेनफुल होता है, मतलब ऐसे बात नहीं, पेनफुल होता है। और इस तरीके पिन प्रिक सेंसेशन जो होता है वो हमारा प्रेजेंट रहता है। ये चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। फर्स्ट डिग्री बर्न के इसमें खाली एपिडर्मिस इन्वॉल्व है। सेकेंड डिग्री बर्न की बात करें चलें तो उसमें चारों पॉइंटों में से एक चीज़ हटा दी है आपको, क्या, इस तरीके से ब्लिस्टर का। इसमें था ना कि इस तरीके से ब्लिस्टर भी एफेक्ट थे, तो इसमें ब्लिस्टर प्रेजेंट होंगे। इसमें एक तरीके से क्या इन्वॉल्व रहती है, हमारे एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, उसके अलावा पेपिलरी नर्विस होती है। ये जो सेकेंडरी को दो कैटेगरी बांटा, टोटल लगा के 5 कैटेगरी हो जाती है। तो इस तरीके से उसमें क्या होती है, हमारे पेपिलरी नर्विस इन्वॉल्व रहती है, ब्लिस्टर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा क्या होता है, हमारे तरीके से सेंसेशन प्रेजेंट रहेगा उसमें। और उसके अलावा क्या है कि स्कारिंग विदाउट स्कारिंग रिकवरी हो जाती है। तो इस तरीके से ब्लिस्टर प्रेजेंट होता है, बाकी सारे सिम्टम्स सेम रहते हैं। है डीप इस तरीके से पार्शियल थिकनेस वन की बात करें, डीप पार्शियल थिकनेस वन में क्या होता है, हमारा इस तरीके से हमारा रेटिकुलर डर्मिस इन्वॉल्व होती है नीचे की साइड की, जिसके कारण क्या होता है, हमारा क्या है, किस तरीके से पिंकिश एरिया बन जाता है। वाइटेशन पिंकिश एरिया बन जाता है। इसमें क्या आपका कोई ब्लिस्टर वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कोई ब्लिस्टर प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन इसमें जो आपको मेन जो पॉइंट याद रखना है, आपका इस तरीके से कोई पेन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये वो पेनफुल होते थे पहले दोनों, लेकिन ये पेनफुल होता है। ये इसमें आपको पिन पिन सेंसेशन जो होता है वो प्रिजर्व देखने को मिलता है। और हीलिंग किसके संग होती है, आपको स्कार के संग देखने को मिलती है। तो इसमें 2 पॉइंट याद रखिए फर्स्ट डिग्री बर्न की तुलना में। एक तो आपको का ब्लिस्टर तो क्या रिप्रेजेंट है, लेकिन आपको जो याद रखना है इस तरीके से, आपको पिन प्रिक सेंसेशन जो बहुत बुरी प्रेजेंट है, तो जो याद रखना आपको पेनफुल नहीं है इस तरीके से। उसके अलावा क्या है कि हीलिंग जो हो रही है स्कार के संग हो रही है। और थर्ड डिग्री बर्न में आते हैं। थर्ड डिग्री बर्न इस तरीके से फुल थिकनेस बर्न कहते हैं। फुल थिकनेस बर्न का मतलब है इस तरीके से एपिडर्मिस इन्वॉल्व है, डर्मिस इन्वॉल्व है, और उसके अलावा सबक्यूटेनियस फेट भी इन्वॉल्व है। इसमें जो क्या बनता है, जो आपका क्या होता है, एस्कार बनता है। और एस्चारोटोमी करनी पड़ती है। हम ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे तो ट्रीटमेंट में एस्चारोटोमी कर देगी कंपार्टमेंट सिंड्रोम से प्रिवेंट करने के लिए। ये इसमें जो क्या देखने को मिलता है आपको, इस तरीके से इसमें जो नो पेन भी नहीं देखने को मिलेगा, ब्लिस्टर भी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन उसके साथ में आपको क्या है, एक तरीके से नो पिन प्रिक सेंसेशन, यानी कि एक तरीके से एक और जोड़ दिए थे, कोई पिन प्रिक सेंसेशन भी नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि हीलिंग तो स्कार के संग हो रही है, कि एस्चार बनना है तो स्कार के संग हो रही है, एक और पॉइंट ऑफ जोड़ सकते हैं। इस तरीके से कोई पिन प्रिक सेंसेशन है वो नहीं देखने को मिलेगा। फुल थिकनेस बन का फिर रह जाता है 4th डिग्री में, जिसमें एक तरीके से मसल वगैरह भी इन्वॉल्व हो चुकी है। ये मसल बोन है, अंडरलाइन स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व हो गई है। जी, तो मैं जो क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ आपके लिए, ये तरीके से मैच द फॉलोइंग करिए। चलो करके देख लेना तो ठीक है। तो क्वेश्चन आप करके देखना ना, ये क्वेश्चन आ रखा है एम्स में, ये इसलिए मैं बताने का उद्देश्य था। ये दे दिए, अब ये मैं सीधे फोटो लगानी पड़ेगी इसकी तुम्हें। ये जो अब आते हैं इस तरीके से मैनेजमेंट पे, इस तरीके से मैनेजमेंट किस प्रकार करनी है। तो पहली बात तो आपको ABCDE फॉलो करना होता है। पर ये चीज़ देखना, ABCDE के बाद क्या आता है, F आता है। और F ही सबसे मेन है हमारा। बाकी की हम सारे एक तरीके से बस खाली ट्रॉमा वगैरह हो सकता है तो बाद में ट्रॉमा मिलता है, उसको असेस करते हैं। मेन जो चीज़ होती है हमारे एयरवे असेसमेंट में आती है इस तरीके से, जिसमें क्या तरीके से हम देखते हैं कि एयरवे में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बर्न वगैरह खास कर चेहरे फेरे पे ही बर्न हो रखा हो, तब हम इस तरीके से एयरवे का देखेंगे प्रॉपर कि एयरवे हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तब हमारे एयरवे में रोल आता है। बाकी की सारा सिस्टम हमारा सेम चलता है, बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे चीज़ें को। ये तो ये चीज़ है ना, इसमें क्या होता है, इंट्यूबेशन कर लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक इंट्यूबेशन रहता है। मेन जो चीज़ याद रखने को, फ्लूइड रिससिटेशन याद रखना है। फ्लूइड रिससिटेशन कब करेंगे उसके भी एक तरीके से चीज़ होती है। तो वो एक तरीके से यदि आपका चिल्ड्रंस में यदि 10% से ज़्यादा बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, और यदि एडल्ट में एक तरीके से 15% से ज़्यादा तरीके से आपका बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, फ्लूइड रिससिटेशन करते हैं। तो क्राइटेरिया भी रहेगा, आगे से पेशेंट में नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत चल गया, फ्लूइड रिससिटेशन करने की जरूरत नहीं है। ये मेन जो कहता है आइडियल साइड क्या रहती है हमारे इस तरीके से, या तो वेनस रहती है हमारे इस तरीके से,
इंटरक्यूबेटर फंसा रहता है इस तरीके से हमारे अपर लिम्ब में। लेकिन क्या कि यदि काफ़ी बार क्या है अपर लिम्ब वगैरह जल गया इस तरीके से, एरिया जल गया इस तरीके से, या पालपेट वगैरह नहीं हो पा रही, तो इसमें क्या है कि इस तरीके से हम सिफेनस वेन्स का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से क्या तो सिफेनस वेन्स कट डाउन वगैरह प्रोसीजर होता है इस तरीके से, उसका उपयोग करते हैं इस तरीके से फ्लूइड वगैरह चढ़ाने के लिए। ठीक है, इसे फ्लूइड के नाम पे कौन सा फ्लूइड देते हैं हम? एडल्ट में जो देते हैं हमारा रिंगल लैक्टेट देते हैं, ये चीज़ बता लीजिए। और चाइल्ड में क्या देते हैं हम? डीएनएस देते हैं, ये चीज़ ध्यान देते हैं। डीएनएस का मतलब क्या होता है? डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, डेक्स्ट्रो सोडियम सलाइन होता है इस तरीके से। हाँ, डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन याद रखना, सोडियम क्लोराइड से रहती है। हाँ, ये है। अब इसके क्या है कि तरीके से किस प्रकार देते हैं, तो उसके लिए आता है तरीके से जो यूज़ करता है पार्कलेंस फार्मूला यूज़ करते हैं कुछ। पार्कलेंस फार्मूला क्या रहता है? एडल्ट्स के लिए रहता है हमारा इस तरीके से 4 × 4 ml इंटू बॉडी वेट इंटू क्या रहेगा हमारे इस तरीके से परसेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया जो इन्वॉल्व है इस तरीके से। ये अब परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? पहले तो हम एडल्ट्स की बात करें। एडल्ट्स में ये कहते हैं आंड्रेस रसल वेले रूल यूज किया जाता है। आंड्रे रसल वेले रूल क्या होता है? ये रूल ऑफ 9। अब ये पता चल जाती है कि सिर वाला एरिया कितना जाएगा हमारा? 9। सिर वाला एरिया 9% पे जाएगा। उसके अलावा जो लिम्ब है वो कितने जाएंगे हमारे? इस तरीके से वो भी 9% पे जाएंगे। पूरे लिम्ब में इस तरीके से आइडियल पोस्टर पूरे लिम्ब 9% पे जाएंगे हमारे। चेस्ट में एंटीरियर पोस्टर चलेगा, और क्या कहते हैं वो कितना जाएगा चेस्ट में एंटीरियर पोस्टर? वो इस तरीके से हमारा इस तरीके से चेस्ट में एंटीरियर पर 9% हो जाएगा, एब्डोमेन में एंटीरियर पोस्टर 99% जाएगा, और लोअर लिम्ब में एंटीरियर पोस्टीरियर 9% जाएगा, और जो पेरिनियम वगैरह वाले एरिया बची वो 1% पे आ जाता है इस तरीके से। ये तो इस प्रकार हम कैलकुलेट करते थे, तो इस प्रकार हम मिसाल लगा देंगे टोटल बॉडी सरफेस एरिया हमने FMT में पढ़ लिया हो यदि आप फाइनल में आए तो। इस प्रकार हम बॉडी सरफेस एरिया हिसाब लगा लेते हैं। इस प्रकार हम क्या निकालते हैं? इस तरीके से 24 घंटे में जो फ्लूइड देना है उसको निकाल देते हैं हिसाब उसका। तो ये जो 24 घंटे में किस प्रकार देंगे, तो पहले 8 घंटे में आधा फ्लूइड चढ़ाना होता है, और उसके अगले 16 घंटे में आपको और आधा फ्लूइड चढ़ाना होता है, बचा कुछ आधा। ये है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, यदि एक तरीके से बॉडी सरफेस एरिया क्या है कि भले ही आपका 60, 70, 75 आ रहा हो, लेकिन तब भी आपको 50% से ही कैलकुलेट करना है। क्योंकि इससे क्या है फ्लूइड ओवरलोड होने की संभावना है, तो इसलिए कैलकुलेशन आपको 50% से ऊपर नहीं ले जाना अपना। तो यदि 60 दे रखा हो, 70 दे रखा हो, सीधे 50% ही कर लेना, उसको ज़्यादा हमारे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन में बताया था इसका, सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन है 50 ईयर ओल्ड फीमेल विद 50 किलोग्राम बॉडी वेट सफर फ्रॉम बर्न आफ्टर प्रेशर कुकर ब्लास्ट involving 60% of total body surface area. How much fluid should be given in first 8 hours? ये पहले तो इससे हमें मतलब नहीं है, बॉडी वेट से हमें मतलब है। तो 50 है 4 ml इंटू बॉडी वेट, तो 4 इंटू 50 इंटू मैंने बताया 60% भी हो तो 60% नहीं रखेंगे, हमें रखना है इस तरीके से 50% ही। 50% आ गया, तो इस तरीके से टोटल इस तरीके से फ्लूइड कितना देंगे 24 घंटे में, उस हिसाब से 50 इंटू 50 मतलब इस तरीके से 50 इंटू 50 आ गया हमारा इस तरीके से 2500, मतलब 2500 आ गया, इंटू 4 आ गया, कितना हो गया हमारा इस तरीके से 10 लीटर। ये सही है, 10 लीटर है। अब पहले हम 8 घंटे में कितने देते हैं? आधे देते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या जाएगा हमारा? 5 लीटर। और ये चीज़ पूछ सकता है इसके सेकंड डे पे फ्लूइड कितनी रिक्वायरमेंट है? सेकंड डे पे जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट होती है वो 40 से 60% के बीच में। मोटे मोटा इसके भी 50% वाला हिसाब रखना। ये चीज़ नहीं कि हमने तो सेकंड डे कैलकुलेट ही नहीं करवाया हमसे, तो हमें तो 24 घंटे से चल रहा फॉर्मूला, 24 घंटे बाद करेंगे तो उसमें आधा फ्लूइड चलता है हमारा तो अगले दिन, तो इसलिए 5 लीटर इसमें भी आंसर जाएगा आपका। ये अब ये जो फॉर्मूला आता है इसका क्या है कि अब यदि चाइल्ड में निकाले तो कैसे निकालेंगे? तो चाइल्ड के लिए भी मैं क्वेश्चन, चाइल्ड में जो निकालता है वो निकालते हैं कि यदि उसका किलोग्राम में वेट कितना है। यदि फर्स्ट 10 किलोग्राम वेट के लिए हम 100 ml पर kg के हिसाब से लगाते हैं, उसे अगले किलोग्राम वेट के लिए हम 50 ml पर kg के हिसाब से लगाते हैं हर kg पे, और उसके बाद लगाएंगे हर 20 किलोमीटर, हर 20 किलोग्राम तक पहुँचता नहीं, 40 किलोग्राम बच्चे का तो बच्चा होगा नहीं ये, लेकिन उसमें क्या है कि हर किलोग्राम पे 20 ml पर kg के हिसाब से हिसाब लगाते हैं। मान के चले जो हमारा बच्चा था वो कितने किलो का था? इस तरीके से हमारा था इस तरीके से 22 किलो का। 22 किलो में किस तरीके से फर्स्ट 10 किलोग्राम कितना आ गया? इस तरीके 10 किलोग्राम 100 ml पर kg के हिसाब से
कितना का 500 ml की वजह से हमारा एक तरीके से 10 लीटर भाई एक तरीके से आ गया हमारा। इस तरीके से फर्स्ट 10 के हिसाब से इस तरीके से हमारा आ गया 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर आ गया तो 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के आसपास आ गया। उसके बाद हर दूसरे 10 की कहते हैं हम क्या कर रहे हैं 50 यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ गया हमारा 500 ml आ गया। 1000 लीटर मतलब 1000 ml 500 लीटर भैया क्या कहते हैं ना 1 लीटर आधा लीटर। और उसके बाद क्या आता है हमारा 2 बचा हमारा ग्लास में, तो 2 × 20 करके तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल इस तरीके से 1 लीटर 540 मिलीलीटर। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं 1540 मिलीलीटर फ्लूइड हम देंगे बच्चे को। ये बच्चा 20 साल से तो ऊपर का मिलेगा पोषण में यूजुअली, तो 150 तो 1500 तो रखना ही। उसके बाद क्या है कि जोड़ देना इस तरीके से 20 का कोर्स करके ये चीज़ है। तो ये मतलब क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कैलकुलेशन वगैरह करवाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे ये। तो इसमें मान लीजिए ATLS वाला मॉडिफिकेशन क्या आ रहा है हमारा पार्किंसन फार्मूला में। तो उसमें क्या यूज करते हैं, यदि हम हमारा अडल्ट से अडल्ट या चिल्ड्रन है वो 14 साल से ऊपर का है, तो उसमें क्या है कि हमारा 2 ml के हिसाब से देते हैं। 2 × बॉडी वेट इंटू क्या कहते हैं बॉडी कैपेसिटी में बताया था, 4 का यूज़ नहीं करते उसमें। यदि चिल्ड्रन का है कि 14 साल से कम का है, मान के चलो चिल्ड्रन है कहते हैं, तो हम उसका क्या 3 पे आ जाते हैं। और इलेक्ट्रिकल बनने तो वही सेम फॉर्मूला रहता है 4 ml पर kg के हिसाब से। ये ठीक है, तो इस प्रकार हमारा हो गया। ठीक है, हाँ मतलब मैनेजमेंट तो भाई पूरा ही हो गया हमारा। अब आते हैं इस तरीके से जो केयर कैसे करते हैं, नॉर्मल केयर। तो यदि हमने बताया कूलिंग के लिए हम क्या है ज़्यादा ठंडा सिस्टम यूज़ नहीं करेंगे। कूलिंग के लिए यूज करते हैं हम नॉर्मल टैप वाटर, जिसका ये बयान चले कि फिर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही उसका टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कम उसका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बताया था क्या कर सकता है वो बार बार नहीं हो जाऊँगा ये। अब इसके अलावा क्या होता है सुपरफिशियल पार थिकनेस बन है, तो इस तरीके से हमारे क्या एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग यूज कर लेते हैं इस तरीके से। या फिर क्या करते हैं ना HR बन गया तो HR ऑटोमी करते हैं। ये मेन जो आपको यूज करते हैं वो आते हैं इस तरीके से टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में कौन सी यूज़ करते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन जो यूज होती है वो यूज होती है हमारी सिल्वर सल्फर डायाजीन। ये तो मैं बता दूँ एंटीबायोटिक यूज करते हैं मेरे, तो मोस्ट कॉमन क्या होती है सिल्वर सल्फर डायाजीन, ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है। फिर क्या यूज करते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट, ये भी फिर सिल्वर सल्फर डायाजीन सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं। फिर क्या यूज करते हैं उसके अलावा हमारा मेफेनाइड एसीटेट। और फिर उसके अलावा क्या कहते हैं हम सीरम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें यूज करते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन क्या यूज़ किया जाता है जब भी बर्न होते हैं तो सिल्वर शील्ड लगा देते हैं। वो क्या होता है उसके अंदर सिल्वर सल्फर डायाजीन होता है। ये किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो ये भी याद होना चाहिए आपको। स्यूडोमोनास और MARC से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सिल्वर नाइट्रेट का इसमें आता है, ये भी इस तरीके से स्यूडोमोनास के कोलाइनेशन से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये। फिर आता है हमारा मेफेनिडे एसिडेट। तो ये एक तरीके से यहाँ पे तो यूज़ करते ही नहीं है इस तरीके से। ये क्या है इस तरीके से USA में यूज करते थे, ये आप याद रखें, नहीं रखें। सीरियम नाइट्रेट आप याद रख सकते हैं। ये क्या तरीके से फुल थिकनेस बनाने के लिए उपयोग होती है इस तरीके से, ये चीज़ ध्यान रखना। ये फुल थिकनेस बनने के लिए होती है, मतलब ये ज़्यादातर हॉस्पिटल में आपको देखने को मिले। हालांकि ये भी हॉस्पिटल में देखने को मिलती है, लेकिन ये कि घर वगैरह में यूज कर सकते हैं। सिल्वर शील्ड और एक सिल्वर नाइट्रेट मेफेडिनेट एसिड तो मिलती नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको क्या होती है, एक तरीके से सीरम नाइट्रेट आपको हॉस्पिटल में ही देखने को मिलेगी। और ये क्या है इस तरीके से एल्डरली में यूज करते हैं ज़्यादातर। इसमें को आते तरीके से इसमें मटेरियल क्या यूज करेंगे ड्रेसिंग के लिए, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है हमारा, है ना। एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ड्रेसिंग के लिए मटेरियल क्या यूज करेंगे, तो उसके लिए हम देख लेंगे कि जो हमारा जो बाउंड है उससे कैसा निकल रहा है। मतलब इस तरीके से
ये चीज़ अलग ही तरीके से आपने जो बर्न हुआ उससे क्या ये हाई ड्रेनेज हो रहा है या फिर इस तरीके से उसका डिब्राइडमेंट हो रखा है उस पर, मतलब ये तो या तो ये चीज़ है कि खून एक तरीके से निकल रहा है या फिर इस तरीके से धक्का जम गया है। हाँ, तो यही चीज़ है ना, या तो ऐसे में कहीं हाई ड्रेनेज बाउंड है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिब्राइडमेंट हो रखा है। यदि मान लीजिए हाई ड्रेनेज बाउंड है तो क्या देंगे, अब खाली सीधे एब्जॉर्बटिव मटेरियल देंगे ताकि ज़्यादा से जल्द एब्जॉर्ब हो और उसको क्या तरीके से हमारे जो ड्रेनेज जो रखा है उसको रोकने का काम करे। तो उसमें एब्जॉर्बेंट बैरियर के रूप में क्या यूज़ करते हैं, एलिगेनेट और इस तरीके से फॉर्म यूज करते हैं तरीके से बहुत ज़्यादा, ताकि इस तरीके से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रेसिंग मटेरियल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ये ठीक है। यदि मान के चले हमें किस में क्या ज़रूरत है, हमारा क्या है कि हमें नहीं चाहिए कि एब्जॉर्ब हो नहीं हो, लेकिन क्या है जो डिब्रीमेंट बन रहा है उसको नष्ट करेगा, कि फिर क्या के तरीके से हमारा क्या कि तरीके इन्फेक्शन वगैरह होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि तरीके से डिब्राइडमेंट हो गया उसको हम साफ़ करना चाह रहे हैं उसको। उसके लिए क्या है ऑटोमेटिक डिब्राइडमेंट के लिए उसको यूज़ करते हैं, जिसमें क्या है इसका एब्जॉर्प्शन कंपेरेटिवली कम होता है। जैसे ट्रांसप्लांट फील्ड में ये बिल्कुल नॉन एब्जॉर्बेबल होती है, तो इसलिए इसका यूज हम नहीं कर सकते। उसके अलावा जैसे हाइड्रोजेल हुआ, इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से उसका मतलब हाइड्रेनेज में यूज नहीं कर सकते, ये इस तरीके से ऑटोमेटिक डिब्राइडमेंट यूज करते हैं। हाइड्रोजेल हुआ हमारा या हाइड्रोकोलोइड हुआ, इसका यूज कर लेते हैं। ये यदि केमिकल बर्न के लिए आते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं को यदि केमिकल बर्न हो गया हो तो इस पर पहली बात तो याद रखना, कोई न्यूट्रलाइजर मत डाल देना उसमें कि एसिड के लिए हम बेस से न्यूट्रलाइज कर देना, तो ऐसा कुछ नहीं करना इस तरीके से। इसमें क्या जो आपको करने की ज़रूरत है वो आता है आपका कोपियस इरिगेशन विद वाटर और सलाइन। क्या आती है जैसे कोपियस इरिगेशन विद वाटर और सलाइन, इसके संग आपको क्या करना है, इस तरीके से मैनेजमेंट करना है किसका, इस तरीके से केमिकल वन का, कि कब तक करते हैं इस तरीके जब तक पीएच होता है वो हमारा नॉर्मल नहीं हो जाए। जितने भी हमारे कंटामिनेट क्लोथिंग होती है, ज्वेलरी होती है, सबको रिमूव करना पड़ेगा इस तरीके से। पहली बात तो ये न्यूट्रलाइज मत कर देना, जो मैं बता रहा हूँ कि न्यूट्रलाइज प्रयास मत करना। एक जो आते हमारा इलेक्ट्रिकल इंजरी होती है, ये इलेक्ट्रिकल इंजरी में भी दो प्रकार की इंजरी होंगी। ये तो या तो क्या है डीसी करंट के द्वारा इंजरी हो रखी हो, या क्या सारा एसी करंट के द्वारा इंजरी हो रखी हो। ये ठीक है, दोनों प्रकार की इंजरी हो सकती है। तो आपको याद रखना है इस तरीके से जो डीसी करंट जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं होती उसकी एनर्जी, जिसके कारण काफ़ी जहाँ पे आपको टच किया है इस तरीके से वहीं पे ही बर्न बनेगा, या तो जूल बर्न माना जाता है, तो इस तरीके से जूल बर्न देखने को मिलेगा आपको वहाँ पे इस तरीके से टच किए फिंगर पे टोज पे, इस तरीके से वहीं पे इस तरीके से आपको बर्न देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरी की पूरी स्किन आपको जल जाएगी। ये जो ज़्यादातर आपने एक्सपेरिमेंट देखे होंगे शायद, जहाँ तक आपने इलेक्ट्रिसिटी आदमी को ट्रेवल कर जाती है वो डीसी करंट की बस की बात है करना है उनकी, हमें एसी करंट में वो नहीं कर सकते। ये मतलब इस तरीके से नर्व और टेंडन का डैमेज हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता, मतलब उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं रहता डीसी करंट, ये कहना चाहूँगा ये चीज़ है। दूसरा आता हमारा एसी करंट ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है इससे। तो ये क्या करता है इस तरीके से, पहली बात तो ये टिटेनी कॉज करता है, यानी कि इस तरीके से आपको ये करंट लग गया तो आपको फिर भगवान ही बचा सकता है इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से खाली बस आपने सोर्स का टर्न बिजली बंद कर दी या बिजली चली गई तो ही आप बच सकते हैं, वरना आप नहीं बच सकते। ये इधर टिटनी कॉज कर सकता है, मसल वगैरह बिल्कुल ही चिपक जाएगी, आप छाके भी नहीं हटा सकते, बिल्कुल एकदम कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी ये चीज़ है। अब जो कभी डंडा मार के हटाएँ डंडा मार भी नहीं हटेगी, इतनी ऐसा हो जाएगी। मेन जो डंडा रहता है तरीके से एसी करंट का, कोई तरीके से मसल वगैरह में तो आप तो ये कभी ना कभी कर देंगे, वो मेन जो रहता है वो इस तरीके से कार्डियक मायोकार्डियल डैमेज कॉज कर सकता है, कॉज करता है। तो इसलिए किसी भी एसी करंट के करंट लगा हो इस तरीके से उसकी लगने से मानता हम इसका ईसीजी करके ज़रूर देते हैं। ये ट्रीटमेंट के नाम पे वो सिल्वर नाइट्रेट वगैरह ही देते हैं, इस तरीके से ड्रेसिंग वगैरह करते हैं एंटीबायोटिक से। ड्रेसिंग क्या भी बता दूँ मैं इस तरीके से, तो इस तरीके से क्लोज मैटर होता है इस तरीके से, ये तो रहता है हमारा इस तरीके से एक्सपोजर मेथड होता है बर्न के अमाउंट में मेजर होता है। तो इस तरीके से नो ड्रेसिंग करी जाती है, कोई भी ड्रेसिंग नहीं करी जाती, और एंटीबायोटिक दी जाती है किस में इस तरीके से 2 से 3 टाइम दिन में। किस पे करते हैं फेस और हेड पे, क्योंकि वहाँ पे हम इस तरीके से वो तो हम ड्रेसिंग के नाम पट्टी दबा देंगे,
जो आते हैं हमारे क्लोज ड्रेसिंग। तो इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? जो इसके डिसएडवांटेज रहते हैं कि इस तरीके से पेन और हीट लॉस बढ़ता है, क्योंकि इस तरीके से हमने ड्रेसिंग करी नहीं है और क्रॉस कंटामिनेशन का रिस्क रहता है। ये हम करते ही नहीं है, मतलब ये तो कोई फेस वगैरह वाली सिस्टम में कोई पट्टी वगैरह लगाना बैठता नहीं, तभी करते हैं, वरना वैसे तो नहीं करते। मेन जो हम करते हैं क्लोज एफेक्ट है, इसमें कहते हैं एंटीमाइक्रोबियल एजेंट अप्लाई करते हैं और इस तरीके से उसको क्या है पट्टी से बांध देते हैं। हाँ ये है कि इस तरीके से ड्रेसिंग के नाम पे हमको चेंज करनी पड़ेगी, पट्टी चेंज कर लेंगे यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है ऐसा। तो ये चीज़ है, तो इस तरीके से बस ये है कि पेन भी होता है, कम होता है, हीट लॉस भी कम होता है और उसके अलावा क्रॉस कंटामिनेशन का रिस्क भी ज़्यादा रहता है। ये ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम जो था बर्न का वो आज चैप्टर ख़त्म हुआ। काफ़ी छोटा चैप्टर लगा मुझे तो पर्सनली। ये है धीरे धीरे करते चलेंगे, ट्रॉमा पे भी आएंगे। ट्रॉमा के ही सेक्शन चल रहा है हित में, यदि आपने मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो ये चीज़ है। तो ठीक है।